मौखिक अभिव्यक्ति। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा का विकास मूलतः मौखिक भाषा से ही हुआ है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। अतः छात्रों को बोलने और लिखने दोनों में ही अधिक निपुण होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम छात्रों को लिखने में अधिक निपुण बना देते हैं, परंतु उनकी मौखिक अभिव्यक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोगों के द्वारा आम बोलचाल को ही मौखिक भाषा मान लिया जाता है, जबकि मौखिक भाषा का एक औपचारिक रूप होता है जो सभ्य समाज में भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मौखिक भाषा का यह औपचारिक रूप ही बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही रूप उन्हें सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक आदि समस्त क्षेत्रों में कार्य करने में मदद करता है। अतः माध्यमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति की विधाओं को औपचारिक रीति से सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के लाभ। 1. विद्यार्थियों में सरल भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। 2. वर्णों तथा शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करते हुए वार्तालाप कर सकने की योग्यता उत्पन्न होती है। 3. भाषा को उचित गति, प्रवाह, स्वराघात, बलाघात, अनुतान, विराम एवं उचित भाव भंगिमाओं के साथ व्यक्त करने की योग्यता उत्पन्न होती है। 4. व्याकरण सम्मत शुद्ध मानक भाषा को प्रयोग में लाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 5. शब्द भंडार में वृद्धि होती है। 6. पठित ज्ञान को अवसर के अनुसार प्रयोग करने की सीख आती है। 7. भाषा में परिपक्वता आती है। मौखिक अभिव्यक्ति के इन लाभों को देखते हुए नवीन शिक्षा पद्धति में इसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में जोड़ा गया है। अतः विद्यार्थियों को इसे गंभीरता से लेना होगा। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप। विद्यालयों में मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ रूप निम्नलिखित हैं। 1. वाचन, काव्य पाठ। 2. घटना वर्णन। 3. कथा कहानी वाचन। 4. भाषण। 5. आशुभाषण। 6. वाद विवाद। 7. संवाद अभिनय। 8. सभा संचालन। 9. समाचार वाचन। 10. चुटकुले। 11. अंत्याक्षरी। 12. परिचय देना। 1. वाचन, काव्य पाठ। गद्यांश या काव्यांश को भावानुसार बोलना ही वाचन कहलाता है। यह मौखिक अभिव्यक्ति का प्रथम सोपान है। कक्षा में किसी भी पाठ या कविता को समझाने के पूर्व उसका वाचन किया जाता है। वाचन में आरोह अवरोह, विराम चिह्न तथा शब्दों के उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। 2. घटना वर्णन। इसमें छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति परखने के लिए उनसे किसी मेले, उत्सव, दृश्य, घटना, रोचक प्रसंग, स्वप्न, दुर्घटना आदि का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। इससे छात्रों में प्रत्यास्मरण के साथ साथ भाषिक कुशलताओं का विकास होता है। इस प्रकार के वर्णन प्रस्तुत करते समय तथ्यों की सही जानकारी इस प्रकार देनी चाहिए कि श्रोताओं की जिज्ञासा बनी रहे। वर्णन अत्यधिक लंबा भी नहीं होना चाहिए। इससे छात्रों को सरल, संक्षिप्त वाक्यों में अपनी बात बताने का अवसर प्राप्त होता है। 3. कथा कहानी वाचन। हमारे देश में हजारों वर्षों से कथा कहानी कहने की प्रथा है। जहां एक ओर सदियों से रामायण, महाभारत, पुराण तथा हितोपदेश आदि कथाएं सुनाई जाती है, तो दूसरी ओर बच्चों को हितोपदेश की कहानियां सुनाई जाती है। वास्तव में यह मौखिक अभिव्यक्ति का रोचक माध्यम है। इसके द्वारा कही गई बातों का दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बालकों में संस्कार रोपण का सुदृढ़ माध्यम है। रोचक ढंग से कहानी कहने के लिए छात्रों को अवसर के अनुसार भाव भंगिमाएं बनाकर अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाने होते हैं। वाणी को उचित स्थान पर विराम देना होता है। 4. भाषण। यह सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का युग है। यहाँ अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और जनमत को अपने पक्ष में करने हेतु भाषण सबसे उत्तम माध्यम है। विद्यालयी परिवेश में छात्रों को इस कला का विकास करने के लिए प्रार्थना सभाओं,
उत्सव, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न कार्यक्रमों में अवसर के अनुकूल सरल भाषा के प्रयोग से भाषण दिया जाना सिखाया जा सकता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करने, अवसर के अनुसार भाव भंगिमाएं बनाने, आरोह अवरोह और बोलने की शैली पर ध्यान देना चाहिए। भाषण को रोचक बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना सीखा जा सकता है। 5. आशु भाषण। भाषण और आशु भाषण में मुख्य अंतर यह है कि भाषण में विषय पहले से ज्ञात होता है और छात्रों के पास उसकी तैयारी का पूरा समय होता है, जबकि आशु भाषण में विषय तत्काल दिया जाता है, अर्थात विद्यार्थी के सामने जैसे ही विषय रखा जाता है उसे उसी समय अपने सामान्य ज्ञान से उस विषय पर अपने विचारों को सुसंबद्ध करके प्रभावशाली ढंग से बोलना होता है। इसके द्वारा छात्रों में धैर्य, साहस, तुरंत सोच सकने की क्षमता का विकास होता है। भाषण कला में पारंगत होने पर आशु भाषण दिया जा सकता है। 6. वाद विवाद। इसमें किसी विवादास्पद विषय को लिया जाता है और छात्र उस विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यह कोई वैचारिक झगड़ा नहीं है। इसमें तर्कशील विचारधारा कौशल का विकास किया जाता है। अपने मत को पुष्ट बनाने के लिए सशक्त तर्क और तथ्यपूर्ण दलीलें दी जाती हैं। इसमें एक दल में कम से कम 2 छात्र होते हैं और उनके बीच में एक सभापति बैठता है। उसी को संबोधित करके दोनों पक्ष बारी बारी से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने से पूर्व दोनों छात्रों द्वारा यह निर्धारित कर लिया जाना चाहिए कि कौन निर्धारित विषय के पक्ष में बोलेगा और कौन विपक्ष में। प्रायः पक्ष के छात्र शांत आवाज में अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, जबकि विपक्षी पक्ष के छात्र तर्कों को काटने के लिए अधिक आक्रामक होते हैं। 7. संवाद अभिनय। संवाद अभिनय मंच पर नाट्य प्रस्तुति के रूप में, रेडियो नाट्य के रूप में या कक्षा में नाटक पढ़ने के रूप में किया जाता है। संवादों के माध्यम से औपचारिक बातचीत की कुशलताएं, भावानुकूल उतार चढ़ाव, शुद्ध उच्चारण आदि योग्यताओं का विकास होता है, तो अभिनय के माध्यम से हाव भाव प्रदर्शन होता है, अर्थात अपने आप को उसी पात्र में ढालकर अनुभव के संवाद बोले जाते हैं। तभी भावाभिव्यक्ति सफल मानी जाती है। संवादों को अभिनय के पात्रों के हिसाब से ही लिखा जाना चाहिए और उन्हें कंठस्थ कर लेना चाहिए ताकि नाट्य प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया जा सके। 8. सभा संचालन। वाद विवाद, भाषण आदि की प्रस्तुति के समान ही सभा संचालन भी एक कला है। एक कुशल संचालन मंच पर कार्यक्रम के दौरान जान डाल देता है और दर्शकों के अंदर उत्साह भर देता है। विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सव एवं समारोहों जैसे वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह, 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती आदि कार्यक्रमों में उद्घोषक को मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यक्रम से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कार्यक्रम में सबसे पहले अभिवादन एवं स्वागत के उपरांत कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, मुख्य अतिथि का स्वागत परिचय देना। जब एक एक करके कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं तो उनकी भूमिका इस प्रकार देनी चाहिए कि दर्शकों का ध्यान आकर्षित हो सके और वे आने वाले कार्यक्रम को देखने को उत्सुक हों। उद्घोषक को केवल कुछ वाक्यों को रटकर नहीं आना चाहिए, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं बोलना आना चाहिए। साथ ही अवसरानुकूल उसकी वाणी में भावों का प्रवाह होना चाहिए। जैसे अतिथियों का स्वागत करते समय वाणी में विनम्रता एवं शीलता, सरस्वती वंदन या दीप प्रज्वलित करते समय श्रद्धा, हास्य के कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय हल्की गुदगुदाती भाषा और गंभीर विषयों में गंभीरता होनी चाहिए। यदि सभा का संचालन अच्छा न हो तो एक अच्छा कार्यक्रम भी नीरस हो जाता है। 9. समाचार वाचन। मौखिक अभिव्यक्ति के इस विषय पर मीडिया में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। समाचार वाचन करते समय छात्रों को अपनी वाणी को समान गति से शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने पर बल दिया जाता है। समाचारों को उचित क्रम में रखना सिखाया जाता है। 10. चुटकुले। कभी कभी किसी कार्यक्रम के दौरान अगला कार्यक्रम शुरू होने में कुछ समय शेष होने पर चुटकुले सुनाए जाते हैं। चुटकुले सुनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी जाति, धर्म विशेष की आलोचना न हो। 11. अंत्याक्षरी। यह भी मौखिक अभिव्यक्ति का एक सशक्त तरीका है। इसमें 2 या 2 से अधिक टीमें बनाकर खेला जाता है। इसके लिए दोहे, छंद,
कविता आदि पहले से ही याद करके रखे जाते हैं। विरोधी टीम के द्वारा बोले गए दोहे के अंतिम अक्षर से ही दूसरी टीम को दोहा या छंद गाना होता है, इसीलिए इसे अंत के अक्षर वाली अर्थात अंत्याक्षरी कहते हैं। 12. परिचय देना। परिचय देना एक ऐसी क्रिया है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न अवसरों पर तो करते हैं, परंतु साक्षात्कार के समय यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। परिचय देना दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। मंच पर खड़े होकर मुख्य अतिथि का स्वागत करते समय उनका परिचय देना और किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने पर साक्षात्कार देते समय दिया गया परिचय औपचारिक होता है, जबकि मित्र मंडली में किसी नए सदस्य के आगमन पर उसका परिचय देना अनौपचारिक होता है। परिचय देना चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों में ही यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिसका परिचय दिया जाना है उससे संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए। नाम से पहले यदि कोई उपाधि या विशेषण हो तो उसे बताया जाना चाहिए। नाम बताने के बाद जी, महोदय जैसे सम्मान बोधक शब्दों का यथावसर प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद परिचय संक्षिप्त तथा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए।